जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है शब्द समूह के लिए एक शब्द पर। और ये बेटा इस कड़ी का दूसरा वीडियो है, क्योंकि शब्द समूहों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो चलिए सीधे प्रश्न पर शुरुआत करते हैं। आप इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। पहला है कि दिन में कम दिखाई देना। अगर किसी व्यक्ति को दिन में कम दिखाई देता है तो इसका मतलब वो दिनौंधी का शिकार है। औंधी मतलब हो गया अंधापन आ जाता है, दिखाई नहीं देता, और दिनौंधी मतलब दिन में दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए। जंगल में लगने वाली आग। अगर जंगल में आग लग गई है तो उसे दावानल भी बोला जाता है, या फिर उसे दावाग्नि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दावाग्नि कहो या दावानल कहो, जंगल में लगने वाली आग होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक्चुअली ये रहा। ठीक है, हाँ, कह रहा है किसी काम को मन लगा करके करना। मन लगा कर, तन मन के साथ किसी कार्य को अगर आप करते हैं तो मतलब है दत्त चित्त। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दत्त चित्त। ठीक है, दत्त चित्त का मतलब हो गया मन लगा कर काम करना। इतना सारा शब्द नहीं बोलना है, इतना बोल दोगे तो इतना सारा पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, जिसकी नाप करना कठिन हो, इसके साथ में है जिसकी नाप करना कठिन हो उसे दुष्परिमेय। परिमेय का मतलब होता है आप नाप कर पाओगे, लेकिन दुष्परिमेय का मतलब होता है आप नाप नहीं कर पाओगे। तो जायज़ सी बात है, नहीं की बात यहाँ पर किया हुआ है कि कठिन है मतलब नहीं कर सकते हो, तो दुष्परिमेय यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा अकाल। ऐसा अकाल, अकाल वो होता है जिसमें खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, जिसमें भिक्षा लेना देना तक कठिन हो जाए। मतलब भिखारी भी आता है ना तो लोग उसे कुछ दे ना पाए क्योंकि खुद के लिए नहीं है। तो वहां पर बेटा आपको जो आंसर मिलेगा वो दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष आपने इतिहास में पढ़ा होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ा होगा कि भीषण अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है, और इस तरीके से जो है। तो दुर्भिक्ष का मतलब होता है भिक्षा लेना देना एक्चुअली में कठिन हो जाता है। तो वहां पर बेटा आपका क्या होता है? भयानक टाइप का अकाल होता है, जहां पर लोग कुछ नहीं देना चाहते, अपने लिए भविष्य के लिए संजो कर रखना चाहते हैं, या कह सकते हैं उनके पास खुद नहीं है खाने पीने के लिए, वो दूसरे को क्या देंगे। ठीक है, जिस वर की दूसरी बार शादी हो रही है, मतलब एक बार उस व्यक्ति की शादी हो चुकी है, दोबारा फिर से हो रही है, तो वर तो वो है लेकिन दूसरे नंबर वाला है, मतलब द्विवर है, दूसरी बार वर बनने वाला है, इसलिए द्विवर बोल दिया जाता है। ठीक है, जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं। अगर गेय की बात करेंगे हम ना, इस तरीके से अगर हम गेय की बात करेंगे, इसका मतलब होता है कि आसानी से जाना जा सके। ठीक है, जो सब जाना जा सके वो गेय हो गया, और जो बेटा बड़ा मुश्किल से जाना जा सके वो आपका दुर्गेय हो गया। संकीर्ण विचारों वाला। बोले बंदा मेरे साथ वाला है ना, बड़ा संकीर्ण विचारों वाला है, तो उसे बेटा दकियानूस बोला जाता है। तकिया नहीं होता है, दकियानूस होता है। ठीक है, चलिए ये बात भी बेटा आपको यहाँ पर समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, जिसकी जीविका ना, जिसका खाना पानी ना दान पर चलता हो, तो दान पर चलेगा तो दान वृत्ति होता है। ठीक है, मतलब जिसकी जीविका खाना पानी दान वृत्ति पर चलता है, दान पर चलता है, वो दान वृत्ति कहलाता है। और जो देखने योग्य हो, है ना, तुझे देखे मेरी आंखें, ऐसे देखने योग्य हो, तो वो बेटा दर्शनीय होता है, या आप उसे द्रष्टव्य भी कह सकते हैं। दर्शनीय भी कह सकते हैं, द्रष्टव्य भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब वही है कि देखने के योग्य हो। कठिनता से समझने के योग्य हो, मतलब समझने में बहुत कठिनाई आ रही हो, तो वो बेटा आपका दुर्बोध गम्य होता है। ठीक है, मतलब गम्य का मतलब होता है आसानी से गमन किया जा सके, समझा जा सके, लेकिन दुर्बोध मतलब बड़ी कठिनाई पड़ जाए। ठीक है, हाल की ब्याही हुई स्त्री, हाल ही में किसी की शादी हुई है लड़की की, तो वो उसको जो है बेटा नवोढ़ा के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से नवोढ़ा लिखा जाता है, नवधन ऊढ़ा संधि विच्छेद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां पर किसी बात का खतरा ना हो, कोई खतरा ना हो, उसे निरापद कहा जाता है। मतलब कोई आफत आने वाली नहीं है, कोई खतरा नहीं है, उसे निरापद के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें जिसके विषय में मतभेद ना हो, कोई मतभेद ना हो, वहाँ पर आपका निर्विवाद होता है, क्योंकि जहाँ पर विवाद होगा मतलब मतभेद होगा, और निर लगा दिया है तो निर्विवाद का मतलब हो गया कोई भी विरोध मतभेद नहीं है। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, लोभ नहीं है लोभ होगा,
जिसको किसी प्रकार का लोभ लालच वगैरह कुछ नहीं है, वो आपका निःस्पृह होता है। ठीक है, ध्यान से देख लो, ऐसे लिखा जाता है। जिसके हृदय में ममता ना हो, महिलाओं में ममता पहचान होती है, ठीक है, लेकिन अगर ममता है नहीं तो उसे निर्मम बोला जाता है, तभी बोलते नहीं है बड़ी निर्मम हत्या की गई। ठीक है, इस तरीके से आपको वाक्य देखने को मिलते हैं या खबरें सुनने को मिलती हैं। मांस ना खाने वाला, देखो मांस जो नहीं खाता है वो निरामिष होता है, लेकिन जो मांस खाता है वो बेटा सामिस होता है। ठीक है, क्या होता है? सामिस होता है। मतलब मांस खाने वाला सामिस होता है, न खाने वाला निरामिष होता है। जो गणना के अयोग्य हो, मतलब जिसकी आप गणना नहीं कर पाओगे, गिनती न कर पाओगे, वो बेटा आपका नगण्य होता है। ठीक है, जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, क्योंकि गण्य मीन्स होता है गणना कर सकते हो, ना लगा दिया, ना बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मछली पकड़ने और बेचने वाली, मछली को पकड़ने का काम भी करते हैं और बेचने का काम भी करते हैं, ये बेटा धीवर जाति के अंतर्गत आते हैं, जो मछलियों को पकड़ते और बेचने का काम करते हैं, मछुआरे टाइप के लोग होते हैं। हवा में मिली हुई जो धूल है और जो भाप है, तो धूल भाप जो हवा में मिली है इसके कारण एक्चुअली में होता क्या है, तो धुंध पड़ती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या पड़ती है बेटा? धुंध पड़ती है। मतलब हवा में धूल मिल जाएगी, भाप मिल जाएगी, उसके कारण से अंधेरा हो जाएगा, तो उसे बेटा धुंध के नाम से जाना जाता है। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ होता है। रात्रि के मध्य भाग का जो समय होता है ना, वो निशीथ के नाम से जाना जाता है। याद रखना, बहुत परीक्षा में एक्चुअली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हास्य रस प्रधान नाटक, मतलब ऐसा नाटक जिसमें हास्य रस की प्रधानता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ पर कोई एक तरीके से विकृति देख लें या कोई व्यक्ति का पहनावा देख लें या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाए कि आपकी हंसी जो है निकल जाए, तो समझ लेना कि वहाँ पर आपका क्या है? हास्य रस है। तो हास्य रस की प्रधानता जिस भी नाटक में होती है उसे प्रहसन कहा जाता है। प्रहसन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, मतलब आप प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं, तो पा से प्रश्न है और पा से प्रष्टव्य हो जाएगा। ठीक है मतलब प्रश्न के रूप में आप पूछ सकते हो तो उसे प्रष्टव्य के नाम से जाना जाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, मतलब किसी ने आपसे प्रश्न किया, कोई बात वो बता रहा है और आपने उत्तर के माध्यम से उसका खंडन कर दिया है। ठीक है, उसकी बात को गलत साबित करने की कोशिश की है या फिर जो भी कुछ है, तो वो आपका क्या होता है? प्रत्युक्त होता है। प्रत्युक्त, प्रति मतलब होता है तुम्हारे द्वारा कुछ एक्शन लिया गया है। ठीक है, चलिए सफेद कमल जो होता है बेटा, इसे पुंडरीक भी बोला जाता है और इसे अरविंद के नाम से भी जाना जाता है। आप पुंडरीक भी कह सकते हैं, अरविंद भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सफेद कमल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, तो शरीर को बेटा पिंड बोलते हैं और पिंड से जन्म लेने वाला पिंडज होता है। तो पिंडज इज द राइट आंसर। पसीने से जन्म लेगा तो स्वेदज होगा, धरती फाड़ कर जन्म लेगा तो उद्भिज होगा। अभी सब मिलेगा, टेंशन ना लो। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि किए हुए परिश्रम के बदले में जो मिलने वाला धन होता है, आपने परिश्रम किया है और उसके बाद जो है आपको धन मिल रहा है, तो वो पारिश्रमिक होता है। क्या होता है बेटा? पारिश्रमिक होता है। ठीक है, क्या होता है? पारिश्रमिक होता है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनको पुरस्कार के रूप में अगर धन दिया जाता है तो वो बेटा पारितोषिक होता है। क्या होता है? पारितोषिक होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करना। ठीक है, मतलब अरे यार श्रम लगा है ना, श्रम का मतलब मेहनत होता है, तो श्रम करोगे तो पारिश्रमिक हो जाएगा, और अगर उपहार स्वरूप में, पुरस्कार स्वरूप में आपको मिलता है कुछ, तो वो पारितोषिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी स्वयं हो जाएगा। ठीक है, देखो पारिश्रमिक लिखा हुआ है ना, पारिश्रमिक लिखा हुआ है ना, मतलब मेहनत किया है आपने, श्रम किया है, तो पारिश्रमिक हो गया। पारितोषिक में आपको पुरस्कार स्वरूप मिलेगा। कही गई बात को बार बार दोहरा रहे हैं आप, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो इसे पिष्ट पेषण के नाम से भी जाना जाता है या फिर पुनरुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक बात को आप बार बार दोहरा रहे हैं, खाऊं न खाऊं, खाऊं न खाऊं, मतलब है ना, एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेटा क्या होता है?
पिष्ठपेषण होता है, या फिर इसके लिए आप जो है एक शब्द पुनरुक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दोपहर के पहले का समय क्या होता है? पूर्वाह्न, आधा हुआ होता है, ठीक है। पूर्वाह्न होता है दोपहर से पहले का समय। उसके बाद वाला जो समय होता है वो बेटा अपराह्न होता है, ठीक है। अपराह्न, रा से रस्सी होनी चाहिए, अपराह्न होता है, ठीक है, बाद वाला समय। और दोपहर वाला ठीक ठीक वाला क्या होता है? मध्याह्न होता है, ठीक है, मध्याह्न होता है दोपहर वाला एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि प्राण की रक्षा करने वाला, मतलब कोई व्यक्ति है जो प्राण की रक्षा करता है उसे प्राणद के नाम से जाना जाता है। प्राणद इज द राइट आंसर, क्योंकि प्राण की रक्षा हो रहा है तो यहाँ पर प्राणद हो जाएगा, ठीक है। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में जब आप ग्रहण करने वाले होते हैं या आगे आने वाले समय में ग्रहण करेंगे, तो जब उस समय हाथ पकड़ा जाता है ना तो उसे पाणी ग्रहण बोलते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार, इस तरीके से, ठीक है। पाणी मीन्स होता है हाथ, ग्रहण मन करना होता है ग्रहण करना, ठीक है, तो पाणी ग्रहण बोला जाता है। ओके चलिए। आटा पीसने वाली जो स्त्री होती है उसे बेटा पिसनहारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिसनहारी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, जिसके मन में पाप करने की भावना हो, उसे पाप चेत्ता बोला जाता है, ठीक है। आधा ता और होगा, पाप चेत्ता बोला जाता है, ठीक है। ग्रंथ के वो बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, मतलब कोई ग्रंथ है और उसके बचे हुए भाग हैं, वो अंत में जोड़ने का काम किया जाएगा, तो अंत में जोड़ने वाला कार्य जो होता है वो परिशिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परिशिष्ट कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा होता है ना उसे प्रतिवादी के नाम से जाना जाता है ना। जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा होता है उसे प्रतिवादी के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिक बकवास फालतू की करने वाला कोई ना कोई बंदा आपके ग्रुप में होगा तो वो बेटा प्रगल्भ होता है। क्या होता है? प्रगल्भ, ठीक है, मतलब बोलता ही रहता है, अधिक बकवास फालतू की बकवास, ना उसकी लय का पता होता है ना जड़ का पता होता है, तो प्रगल्भ बोला जाता है जो अधिक बकवास करता है। ऐसा वाक्य जिसका उत्तर खोजना पड़े, कोई वाक्य आपके सामने रखा गया है और उत्तर आपको खोजना है तो वो पहेली हो गया, तो उसे प्रहेलिका भी बोलते हैं, या फिर आप जो है इसे पहेली कह सकते हो, ठीक है। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को है, अभी गया नहीं है, विदेश जाने की तैयारी में है, तो उसे बेटा प्रवत्य पतिका कहा जाता है। पतिका तो मान लो हो गया पति जा रहा है, और प्रवत्य का मतलब हो गया जाने वाला है, ठीक है, तो प्रवत्य पतिका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वह नायिका जिसका पति विदेश गया हो, ये अब जा चुका है, तो उसे प्रोषित पतिका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोषित पतिका बोला जाता है। यहाँ पे वैसे षटकोण होना चाहिए, ठीक है। प्रोषित पतिका कहा जाता है जो ऑलरेडी विदेश जा चुका है, और अगर जाने की तैयारी में है तो प्रवत्य पतिका बोला जाता है, अभी आपने पढ़ा। पर पुरुष से, पर मतलब होता है दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली जो स्त्री है वो परकीया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परकीया कहलाती है, दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने वाली, ठीक है। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया है तो उसे बेटा परित्यक्त बोला जाता है, ठीक है, परित्यक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परित्यक्ता, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ओके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक अथवा लेखक की जो हस्तलिखित प्रति है, हाथ से लिखी हुई प्रति है, उसे बेटा पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। कोई पुस्तक का लेखक है, उसने हाथ से कुछ लिखा हुआ है तो हस्तलिपि। अरे नोट्स वगैरह बनाते हो ना, वो आपका है, ठीक है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, भाषाविद का मतलब हो गया भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को तो बहु लगा दिया, मतलब बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषाविद, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुभाषी भी बोलते हैं, ओके। किसी प्रतियोगिता में जो विजेता है उनको दिए जाने वाला जो उपहार होता है उसे पारितोषिक कहा जाता है। अभी दोनों में अंतर मैंने पारिश्रमिक और पारितोषिक में स्पष्ट किया था। तो उपहार मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है विजेताओं को, तो वो पारितोषिक है, और जो मेहनत कर रहा है वो पारिश्रमिक है, ठीक है। किसी कार्य के लिए दिए जाने वाला धन, कोई कार्य करना है और उसके लिए आपको धन दिया गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको फिर से इंक्लूड कर दिया है, कोई काम आपने किया तो उसे पारिश्रमिक कहा जाता है। दोनों का जो है तुलनात्मक अध्ययन हो सके, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। अगर समुद्र में लग जाए आग, या फिर सागर में आग लग जाए तो उसे बड़वानल बोला जाता है, या फिर बड़वाग्नि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़वाग्नि भी बोला जाता है, और बड़वानल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों।
अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, खाने की इच्छा रखने वाला। तो खाने की इच्छा जो होती है बेटा बुभुक्षा होती है ना, क्या होता है, बुभुक्षा होती है, ठीक है। जो आगे की बात सोचता है, आगे की भविष्य की, तो बेटा वो भविष्य चेतता होता है, जो आगे भविष्य के बारे में सोचने का काम करता है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है, भविष्य में बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, वो बेटा आपका भवितव्य होता है, मतलब भविष्य में होगा होगा होगा। मरने की इच्छा वाला जो होता है ना, उसे बेटा मुमूर्ष बोला जाता है। ध्यान रखना, छोटा मुंह बड़ा मुंह है, तो मुमूर्ष होता है जो मरने की इच्छा रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसे मोक्ष प्राप्त करने की बड़ी इच्छा लगी है उसे मुमुक्ष कहा जाता है, ठीक है। मुक्ष मुख बड़ा मोक्ष प्राप्त हो जाए तो मुमुक्ष बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाँ ओके, हाँ करा जो शराब का आदी हो, बड़ा पियक्कर टाइप का हो, उसे मद्दप बोला जाता है, क्योंकि मद्दप मदिरा भी होता है ना, मद्य मीन्स मदिरा होता है ना, तो वही कह रहा है शराब को अधिक पीने वाला व्यक्ति जो आदी होता है उसे मद्दप के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु की जो वर्षा होती है उसे महावट कहा जाता है। ठंडियों के समय में जो वर्षा होती है उसे महावट के नाम से जाना जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, अब मृत्यु को जीता है तो मृत्यु हो गया, और जय माने हो गया, जीत गया, मृत्युंजय हो जाएगा, ठीक है। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जो कम बोलने वाला हो, कम बोलता है, उसे मितभाषी बोला जाता है। कम बोलता है उसे मितभाषी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, मितभाषी बोलते हैं। और दिल खोल कर खर्च करने वाला, बोले मेरा साथी है ना, दिल खोल के पैसा खर्च करता है, तो बेटा वो मुक्त हस्त होता है। मुक्त हस्त मीन्स हाथ, मुक्त माने होता है स्वतंत्र होकर अपने हाथों से खूब सारा खर्चा करता है, ठीक है। मनाने के लिए की गई विनती, आप किसी को मना रहे हैं, रूठना मनाना तो लगा ही रहता है, ठीक है, तो वो बेटा आपका मनुहार कहलाता है, ठीक है। मनुहार कहलाता है, मनाने के लिए की गई जो विनती है वो मनुहार कहलाती है। युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा है, बड़ा लड़ैया टाइप का युद्ध करना चाहता है, उसे युयुत्सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा है ना उसे युयुत्सा बोला जाता है। और नेत्रों से अगर कोई चीज संबंधित है तो याक्षुष बोला जाता है, क्योंकि चक्षु माने आपके नेत्र होते हैं, तो याक्षुष बोला जाता है, ठीक है, मतलब आपके नेत्र से संबंधित। ओके, अगला प्रश्न है कि हमेशा घूमते रहने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है। तो बेटा जो हमेशा घूमता रहता है ना वो आपका यायावर कहलाता है। आप जानते हो पहले के समय जो आदि मानव थे यायावर जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि घूमते रहते थे, हाँ खाया पिया खत्म हो गया तो हो गए दूसरी जगह निवास करने लगे, है ना। वो जो युद्ध में स्थिर रहता है न इधर का होता है न उधर का होता है, वो बेटा आपका युधिष्ठिर होता है। मतलब युधिष्ठिर के बारे में बताया जाता है कि युद्ध में स्थिर रहते हैं, ठीक है। चलिए ये बात भी भाई यहाँ पर आपको समझ में आ गई। ओके, अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति है उसे रात में कम दिखाई एक्चुअली दे रहा है तो उसे रतौंधी कहा जाएगा, और अगर मामला दिन में चला जाएगा तो उसे दिनौंधी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दिनौंधी के नाम से जाना जाएगा। मतलब रात में ना दिखे तो रतौंधी, रात से रथ से रतौंधी ले लेना और दिन से दिनौंधी हो जाएगा, ठीक है। रघु के वंश का, तो रघु के वंश का तो रा से रघु, रा से राघव इज द राइट आंसर। ओके, जो आसानी से पच जाए, बढ़िया तरीके से पच जाए, उसे लघुपाक बोला जाता है, या पच भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, यार प्रतिष्ठा प्राप्त की हो तो लब्ध मीन्स होता है प्राप्त करना, और प्रतिष्ठ मीन्स होता है प्रतिष्ठा, तो उसे लब्ध प्रतिष्ठ के नाम से जाना जाता है, जिसने प्रतिष्ठा एक्चुअली में प्राप्त की हो, ठीक है। अगला है जो सब में व्याप्त है उसे विभु कहा जाता है, ठीक है। जो सब जगह व्याप्त है, सब में व्याप्त है, उसे विभु बोला जाता है। जो इंद्रियों का दमन ना कर सके, मतलब इंद्रियों को दबा ना पाए, नियंत्रित ना कर पाए, वो बेटा आपका विषयासक्त होता है, ठीक है। जो इंद्रियों को दबा ना पाए, जीभ लपलपा रही है और मान नहीं रहा, जाके खा लिया चाट बतासा है ना, वो मतलब तो विषयासक्त हो गया। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया, अभी विवाह किया नहीं गया है, ना कोई रस्म हुई है, अभी केवल वचन दिया गया है, मेरा वचन ये है शासन की इसका शादी इसके साथ होने वाली है, तो वो कह रहा है कि कोई कन्या है उसके विवाह कर देने का वचन दिया गया है तो उसे वागदत्ता बोला जाता है। मतलब अगर वचन दिया गया है तो वागदत्ता होगा, और अगर रस्म निभाओगे ना
तो वागदान होगा। तुलनात्मक अध्ययन करा देता हूँ। कन्या का विवाह कर देने का आपने वचन दिया है तो वागदत्ता हो गया, और कन्या का विवाह कर देने की जो रस्म है वो वागदान कहलाती है। मतलब वचन दे दिया है तो वागदत्ता है, और रस्म निभा रहे हैं तो वागदान हो जाएगा। ठीक है। बचपन में थे आप, बड़े हो गए, जवानी में आ गए, इसके बीच की जो टाइम पीरियड है ना, उसे वयः संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? वयः संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सम्मुख कि हाँ, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, जिस कोई पुरुष है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसे विधुर कहा जाता है। अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उसे विधवा कहा जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? विधवा कहा जाता है। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत जो है विमति भी होता है। किसी मामले के खिलाफ कोई मत दिया गया तो विमति भी होता है, और टिप्पणी भी बोला जाता है। ठीक है। टिप्पणी भी बोला जाता है। ओके। काम के लिए अनुपयुक्त समय, अब काम करने का कोई समय नहीं है, सोने का टाइम है लेकिन तुम काम करे जा रहे हो तो वो आपका वृथा समय होता है। ठीक है। मतलब ठीक समय नहीं होता, अनुपयुक्त समय होता है। तो वृथा का मतलब होता है अनुपयुक्त समय। ओके ओके। कह रहा है जो व्याकरण को जानने वाला हो उसे व्याकरणविद भी बोलते हैं, वैयाकरण भी बोलते हैं। ठीक है। व्याकरण को जानता है उसे व्याकरणविद भी बोलते हैं, या फिर वैयाकरण के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तारों भरी रात, विभावरी, विभावरी होता है तारों से भरी हुई रात, बहुत सारे तारे आसमान में नजर आ रहे हैं तो उसे विभावरी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। बोले यार मेरा दोस्त बिल्कुल वाचाल है, एक बार खुल जाता है, बोलते नहीं कि मुंह बंद करने का क्या लोगे भाई, शांत रहो, है ना, वाचाल होता है। चांदनी रात, बिल्कुल झमाझम चांद जो है चमक रहा है तो उसे सरवरी बोलते हैं। मतलब तारों से भरी हुई रात बेटा विभावरी होती है, लेकिन अगर चांदनी रात की बात करोगे तो वो सरवरी होती है। ठीक है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपकी महिमा में शब्दों में क्या बयां करूं, उसका मतलब है शब्दातीत। ठीक है। शब्दों के माध्यम से मैं जो है नहीं बता सकता कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह जिसका शोषण किया जाए, जिसका भी शोषण किया जाएगा उसे शोषित बोला जाएगा। जिसका शोषण हो रहा है उसे शोषित बोला जाएगा। ठीक है। और वह शक्ति, मतलब कह रहा है वह व्यक्ति जो शक्ति या देवी की उपासना करता है तो उसे शाक्त के नाम से जाना जाता है। जो देवी या शक्ति की उपासना करता है ना बेटा, उसे शाक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख कि जो सर्वत्र व्याप्त है, मतलब सब जगह व्याप्त है यार, उसे सर्वव्यापी, सर्व माने होता है सभी जगह, व्यापी माने व्याप्त है, हो गया कोई बात नहीं। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ, सर्वज्ञ, अग्निश हो गया जानने वाला, सर्व माने सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ हो गया। जिसकी सीमा ना हो उसे असीमित भी कह सकते हैं या सीमातीत कह सकते हैं, सीमा से परे कह सकते हैं। ठीक है। मतलब जिसकी सीमा ना हो असीमित भी होता है और सीमातीत भी होता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि दो या दो से अधिक विभिन्न जातियों के संयोग से, विभिन्न शब्दों के संयोग से जो भी उत्पन्न होता है उसे संकर कहा जाता है। और संकर शब्द मैंने आपको हिंदी में पढ़ाए भी हैं। ठीक है। समझ सकते हो, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वैसे ही है इसमें दो भिन्न जातियों से मिलकर बने हैं तो उसे संकर बोला जाता है। अलग अलग अवयवों को एक साथ अगर आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, अवयव अलग अलग रखे या साथ साथ जोड़ने का काम कर रहे हो तो उसे संश्लेषण कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उसे संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। और बहुत पढ़ी लिखी जो महिला स्त्री होती है उसे सुशिक्षिता के नाम से जाना जाता है, मतलब बहुत शिक्षित है। ठीक है। उसे सुशिक्षिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक बेटा बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, मेरी इच्छा है कि मैं दूसरों की सेवा करूं तो उसे बेटा स्वयं सेवक कहा जाता है। ठीक है। स्वयं सेवक की भर्ती भी आती है ना, वही। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है उसे स्वयं माने हो गया खुद, पाकी माने पका के खाता है तो स्वयं पाकी हो गया, मतलब स्वयं पाकी, जो स्वयं खाना बनाता है और खुद ही खा लेता है। ठीक है। वो इसमें आ गया। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बेचारों को खुद बनाना होता है, खुद खाना भी होता है। जो बाएं हाथ से काम करता है, लेफ्ट हैंड वाला है, उसे सव्यसाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सव्यसाची बोलते हैं, बाएं हाथ से काम करने वाला। एक ही माता के उदर से
जो भी उत्पन्न हुए हैं उन्हें सहोदर कहा जाता है, और अन्य माता के गर्भ से कोई उत्पन्न हुआ है तो उसे अन्योदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अन्योदर, मतलब अन्य किसी के उदर से, पेट से जन्म हुआ। तो ये क्लियर हो गया। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, बड़ा मुश्किल है यहाँ से वहां ले जाना, उसे स्थावर कहते हैं। स्थिर है भैया, कहीं नहीं ले जा पाओगे आप, ठीक है, तो उसे स्थावर बोला जाता है। और स्थावर का जो विपरीत है बेटा जंगम होता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा है, जो कि कंपटीशन में एक्चुअली होता भी है, उसे स्पर्धा के नाम से जाना जाता है। कि किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की तीव्र इच्छा है, प्रबल इच्छा है, वो आपकी क्या होती है? स्पर्धा होती है। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे हम स्वयं माने खुद, भू माने जन्म, मतलब जिसका खुद जन्म हुआ हो, अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयं भू होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर है तो वो सुग्रीव, ग्रीव मीन्स ग्रीवा हो गया, सु माने हो गया सुंदर, तो सुग्रीव। सुग्रीव आपके रामायण में एक जो है व्यक्ति होता है, और शायद बाली का नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है, अगर देखा होगा तो वही सुग्रीव माने सुंदर है, ग्रीवा जिसकी, गर्दन जिसकी। पसीने से अगर उत्पन्न होता है तो उसे स्वेदज बोला जाता है। स्वेद मीन्स पसीना होता है, जा मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है। अपनी इच्छा के अनुसार पति का वर्ण करने वाली, पहले होता नहीं स्वयंवर जो हुआ करता था, तो उसे स्वयंवरा बोला जाता है, ठीक है। मतलब पति का चुनाव करने के लिए जो आयोजन होता था वो तो स्वयंवर होता था, लेकिन जो अपनी इच्छा से पति का वर्ण करने वाली है, जिसने वर्ण किया है, उसे स्वयंवरा बोला जाता है, ठीक है। अरे बड़ा की मात्रा लगा दिया है, बस स्वयंवर का बना दिया है स्वयंवरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कि दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला एक व्यक्ति है, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे स्थानापन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानापन्न। जो क्षमा पाने योग्य हो वो आपका क्षम्य होता है। और अगहन और पूस के बीच जो पड़ने वाली ऋतु है ना, वो आपकी हेमंत कहलाती है, ठीक है। अगहन और पूस के बीच में पड़ने वाली जो ऋतु है ना, वो हेमंत कहलाती है। ये आपके हिंदी कैलेंडर के अनुसार है एक्चुअली, ठीक है। अगला है प्राणों पर संकट लाने वाला है। पागल है कोई प्राणों पे संकट लेके आ गया, उसे सांघातिक बोलते हैं, है ना। आघात, प्रतिघात, तो बेटा उसी तरीके सांघातिक भी है, प्राणों को संकट में लाने वाला। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आएंगे उसे क्षितिज कहा जाएगा। पृथ्वी और आकाश जब आप देखते हो यहां से दूर तक तो ऐसा लगा करता है कि जमीन और आसमान दोनों मिल रहे हैं, तो वो जो बेटा है ना, वो उसको क्षितिज बोला जाता है, ठीक है। और जिसका हाथ बहुत चलता है, बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, बहुत तेज, समझ लेना वो आपका क्षिप्रहस्त होता है, ठीक है। क्या होता है? क्षिप्रहस्त होता है। आपके साथ में कोई ना कोई होगा जिसका बहुत तेज हाथ चलता होगा, ठीक है, वही। अगला है जो जानने के योग्य हो उसे ज्ञातव्य कहते हैं, मतलब ज्ञात करना चाहते हो तो उसे जो है ज्ञातव्य बोलते हैं। और रात्रि का जो तीसरा पहर होता है ना, उसे त्रियामा बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। आधी रात वाला आपका निशीथ था, लेकिन तीसरा पैर जो है ना वो आपका क्या है? त्रियामा होता है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, मिलने की बात नहीं कर रहा, दोनों के बीच का स्थान जो है जहां पर हम लोग टिके हुए हैं उसे त्रिशंकु कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उसे त्रिशंकु के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो क्षमा, ठीक है, जो क्षमा करने के योग्य हो उसे क्षमितव्य कहते हैं। मतलब क्षमा करने के योग्य है उसे क्षमितव्य कहा जाता है। और किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा, मतलब कोई ग्रंथ है उसमें दूसरा व्यक्ति कुछ क्या करेगा, कोई भाग जोड़ने का काम करता है तो उसे छेपक कहा जाता है। मतलब कोई ग्रंथ है और उसमें कोई पार्ट अधूरा रह गया किसी कारणवश से, या जिसने लिख रहा था वो उसकी मृत्यु हो गई, तो अब जो कुछ भाग दूसरा व्यक्ति जोड़ेगा उसे छेपक कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, यही तो बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में बात कर रहे हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द ये बेटा समाप्त हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट लिख देंगे, ठीक है, कमेंट लिख देंगे और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक कर देंगे। और अगर स्टडी विद उमराव परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ऑल पे करके, बस इतना सा प्रोसेस है। ओके, चलिए, ये तो आप सभी जानते हो, बच्चे को पता है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।